Hello, hi, namaste. My name is Ashama Gupta and today we are going to start lecture number 6 of coordination compounds. So आज की क्लास में बेटा हम सेकंड थ्योरी स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली में तो ये थर्ड थ्योरी है, वर्नर्स थ्योरी. देन कम्स योर वीबीटी थ्योरी जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कवर करा था. आज की क्लास में हम थर्ड थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. दिस विल टेक 2 to 3 क्लासेस. सो आज की क्लास में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विच इज CFT इसको पढ़ेंगे. इसका अभी थोड़ा ही पोर्शन करेंगे. तो आज हम CFT करेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कैसे लगता है, क्या होता है. ठीक है. सो LFT या MOT किसी ने कमेंट में करा था. LFT और MOT जो थ्योरी है वो आपके ना ही नीट सिलेबस में है ना ही वो 12th सिलेबस में है. वो बेसिकली आपकी हायर स्टडीज में आती है व्हेन यू गो फॉर ग्रेजुएशन और मास्टर्स. वो तब आता है, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है. ठीक है. सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो इसके लिए आपको VBT थ्योरी ऑल टुगेदर भूलना होगा. VBT एक अलग थ्योरी थी, उसकी लिमिटेशंस हमने देख ली थी कि जो VBT है वो आपका कलर एक्सप्लेन नहीं करता, स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करता, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता था. वो सारी कहानी हमने VBT की लिमिटेशन पे पढ़ी थी. अब ऑब्वियस सी बात है ये नई थ्योरी आई तो ये उसकी स्ट्रेंथ पे, जो VBT की वीकनेस थी वो इसकी स्ट्रेंथ होगी. यही होता है हर थ्योरी के अंदर, पुरानी वीकनेसेस पे काम करा जाता है तब कोई नई चीज डेवलप होती है. सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो बॉन्डिंग है बेसिकली मेटल आयन और लिगेंड के अंदर, दैट इज आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि मेटल पर होगा पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड पर होता है नेगेटिव चार्ज. और अगर लिगेंड न्यूट्रल भी है तो जो डोनर साइट होती है आपकी, जहां से लोन पेयर डोनेट हो रहा होता है, वो आपका नेगेटिव साइट की तरह एक्ट करता है, डाइपोल की तरह, बेसिकली नेगेटिव एंड की तरह. डाइपोल बेसिकली क्या होता है आपका, जहां पर 2 पोल्स हो, है ना, डाइपोल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. ठीक है. सो जो नेगेटिव एंड होता है डाइपोल का वो मेटल की तरफ कह सकते हैं ओरिएंट करता है. तो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव एंड या नेगेटिव चार्ज के बीच में, अब पता है ये फिजिक्स में पढ़ा ही है, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में बेटा कैसा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो ये थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है. ठीक है, जो कंसिडर करता है कि मेटल और लिगेंड का बॉन्ड जो है वो कैसा है, आपका प्योरली आयनिक है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है. ठीक है. यहाँ पर कोई बात नहीं होती है कि लिगेंड आकर लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में, यहाँ कोई हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करते. ये ऑल टुगेदर एक नया थ्योरी, एक नया अप्रोच था मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है. सो पहली मेन चीज याद रखना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो मॉडल है वो प्योरली कैसा है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है. ठीक है. मुझे पता है मेरी आवाज आज थोड़ी अलग सुनाई दे रही है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है. ठीक है. सो CFT पहला पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है. क्या कंसिडर करता है कि जो मेटल आयन है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और जो लिगेंड है उसके बीच में जो बॉन्ड है या जो इंटरैक्शन है वो कैसी इंटरैक्शन है, आयनिक इंटरैक्शन है, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. चलिए, सो हमने ये चीजें पहले ही पढ़ रखी है. सो ऑन द बेसिस ऑफ orientation of d orbitals, on the basis of orientation of d orbitals, they are further classified as सोचे जरा, हमने पहले भी बहुत बार कर लिया. अब तो जो d ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, वैसे तो हम बोलते हैं d सबशेल के अंदर 5 d ऑर्बिटल्स है, बट ये जो 5 d ऑर्बिटल्स थे हमने इनको फर्दर क्लासिफाई करा था एक्सिस की ओरिएंटेशन के बेसिस पे. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ d ऑर्बिटल्स इन एक्सिस, है ना, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, किन 2 में हमने इनको क्लासिफाई करा था. फर्स्ट था हमारा T2G ऑर्बिटल्स और दूसरा क्या था हमारा EG ऑर्बिटल्स. पहला क्या था हमारा T2G ऑर्बिटल्स,
सेकेंड क्या था हमारा Eg ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल्स में कौन कौन से आते थे, dxy, dyz और dxz, ये तीन ऑर्बिटल्स आते थे। Eg के अंदर कौन से आते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कौन सा आता है, dz स्क्वायर, स्क्वायर का 2 अलग बनाते हैं, dz स्क्वायर। जल्दी याद करके बताओ भाई, T2G ऑर्बिटल्स ट्रिपली डीजनरेट, ये जो तीन ऑर्बिटल्स होते ये एक तरह के होते थे, ये कहाँ लाए करते थे, ये तीन ऑर्बिटल्स कहाँ लाए करते हैं बेटा, दे लाए इन बिटवीन दी एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में लाए करते थे, dxy x और y एक्सिस के बीच में, dyz y और z एक्सिस के बीच में, dxz कहाँ लाए करेगा, x और z एक्सिस के बीच में। Eg ऑर्बिटल्स इवनली डीजनरेट, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ लाए करता है, x और y एक्सिस के ऊपर। dz स्क्वायर डबल डंबल शेप का नहीं होता था, एक डंबल होता था और उसके अराउंड एक डोनट शेप की रिंग होती थी। सो dz स्क्वायर इज नॉट डबल डंबल शेप। सो बट ये दो ऑर्बिटल्स में क्या सिमिलैरिटी थी कि दोनों के दोनों कहाँ पर लाए करते हैं, ऑन दी एक्सिस, जो एक्सिस जिस डायरेक्शन में है उसी के अलोंग लाए करते हैं, एक्सिस के ऊपर लाए करते हैं, ये एक्स वाई के ऊपर, ये जेड एक्सिस के ऊपर। तो ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं ये कहाँ पर लाए करते हैं, ऑन दी एक्सिस, कहाँ लाए करते हैं, ऑन दी एक्सिस। सो डी ऑर्बिटल्स को ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम दो में क्लासिफाई करते हैं, T2G एंड Eg। T2G stands for triply degenerate, Eg stands for evenly degenerate, ठीक है। चलिए पहले एक बार फटाफट से पोस्टुलेट देख लेते हैं, फिर थ्योरी स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। देखिए बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो बोर्ड्स के अंदर CFT बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको NCERT के अंदर नहीं दे रखी है, ठीक है। मेन चीज़ें दे रखी हैं कि क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, लिमिटेशन, कलर, मैग्नेटिज्म कैसे एक्सप्लेन करती है, और डायग्राम्स है। बट जो CFSE हम आगे करेंगे उसकी कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। पर मैं आपको ऑफ कोर्स पूरा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, तो उसमें आपका बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लिखूंगी मतलब वो बोर्ड्स से एक्स्ट्रा है, नीट के लिए ही है वो सारा का सारा, ठीक है। बट मैं यही कहूंगी कि आप सारा पढ़ो कि बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम ही ना आए ना, इतना टेंशन ही क्या लेना है। मगर मैं स्टिल बता दूंगी कि ये बोर्ड के अंदर नहीं है, ठीक है। सो एनायनिक लिगेंड्स, हमने क्या बात करी थी बेटा कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है और जो लिगेंड्स हैं उनके बीच का इंटरैक्शन आयनिक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एनायनिक लिगेंड पर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, F माइनस, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, ये सारे एनायनिक लिगेंड है। तो एनायनिक लिगेंड्स को तो कैसे ट्रीट करा जाता है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, जैसे आपने फिजिक्स के अंदर सबसे जो आपका पहला ही चैप्टर है या दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव को पॉइंट चार्जेस कंसिडर करा जाता है, और आपने फोर्स पढ़ा होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे भी क्या है कि जो एनायनिक लिगेंड्स हैं उनको क्या कंसिडर करा जाता है, नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, क्या कंसिडर करा जाता है, नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। और जो न्यूट्रल लिगेंड, अब न्यूट्रल लिगेंड पे तुम कहोगे मैम कोई चार्ज ही नहीं है, तो वहां पे कैसे नेगेटिव चार्ज आएगा। न्यूट्रल मान लो मैंने ले लिया NH3, ठीक है, न्यूट्रल में एग्जाम्पल लिया मैंने NH3, तो NH3 में क्या है बेटा, दो पोल हैं, एक जो डोनर वाली साइट है, क्योंकि अगर मैं NH3 की बात करूं तो पोलैरिटी तो होती है, पोलैरिटी कैसे आती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाती है और ओवरऑल जिसका डाइपोल है वो ऊपर की डायरेक्शन में होता है। सो NH3 पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसको जो न्यूट्रल लिगेंड्स है ये बेसिकली हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, डाइपोल की तरह, कि एक जगह पोलैरिटी में नेगेटिव चार्ज आएगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी ऊपर की तरफ जा रही है, NH3 में नाइट्रोजन की तरफ ही जा रहा है, नाइट्रोजन विड्रॉ कर रहा है, और लोन पेयर का भी जो एंड है या जो वेक्टर है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। सो डाइपोल की तरह कंसिडर करा जाता है, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल,
और वो बोल रहा है कि जो नेगेटिव पोल होता है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स को हम कैसे कंसिडर करते हैं, पॉइंट डाइपोल्स। तो जो एनायनिक लिगेंड है Cl-Br-, उनको तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज, क्योंकि वहां पर तो नेट चार्ज होता है, बट जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है उनको हम कैसे कंसिडर करते हैं, पॉइंट डाइपोल। डाइपोल की तरह छोटा सा पॉइंट कंसिडर होता है, पॉइंट डाइपोल, ठीक है। उसमें भी जो नेगेटिव एंड होगा डाइपोल का मतलब ही है बेटा दो पोल्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव एंड होगा डाइपोल का वो आपका किसकी तरफ ओरिएंट करेगा, मेटल आयन। मेटल आयन पे कोई भी चार्ज हो सकता है, मैंने जनरल लिया है +1, ठीक है, +2 भी ले सकते हो। सो ये थ्योरी ने क्या कहा कि जो मेटल है उसको कैसे कंसिडर करते हैं हम, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, और जो नेगेटिव एनायनिक लिगेंड है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज या नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनको कैसे कंसिडर करते हैं, पॉइंट डाइपोल, जिसमें जो नेगेटिव पोल होता है, जो नेगेटिव एंड होता है डाइपोल का, वो किसकी तरफ ओरिएंट करेगा, मेटल की तरफ। अब पॉजिटिव और नेगेटिव या इस नेगेटिव के बीच में जो इंटरैक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, आयनिक इंटरैक्शन होगा। इतनी कहानी क्लियर है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है। सो एनायनिक लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। न्यूट्रल लिगेंड को कैसे कंसिडर कर रहे हैं, डाइपोल, जिसमें डाइपोल का नेगेटिव एंड मेटल की तरफ ओरिएंट करेगा। इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एटम एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर कोई कोवलेंट, कोई शेयरिंग नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में ऑपोजिट चार्जेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही यहाँ पर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। यहाँ पर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग नहीं होती। जैसे वीबीटी में हम क्या कह रहे थे बेटा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल उतने खाली ऑर्बिटल देगा, फिर उन खाली ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहा था, यही था ना, एक s का 3 p के मिक्स हुए तो sp3 मिल रहा था। यहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं होती, कोई इलेक्ट्रॉन इंसर्ट नहीं होता मेटल के ऑर्बिटल में। जैसे वीबीटी में हम क्या कह रहे थे, लीगेंड आएगा अपना लोन पेयर मेटल के उन हाइब्रिड खाली ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा। लीगेंड टू मेटल कैसा बॉन्ड बन रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये थ्योरी इन सब के बारे में बात ही नहीं करती है ना, कुछ ये थ्योरी नहीं बोलती कि कुछ हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये थ्योरी कुछ नहीं बोलती कि भाई जो लीगेंड है वो मेटल के ऑर्बिटल में आके इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन मेटल के ऑर्बिटल में आकर इंसर्ट नहीं होता, सिर्फ मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो इंटरैक्शन है वो आपकी कैसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। फिर हमने क्या कहा कि जो 5d ऑर्बिटल्स है, d के 5 ऑर्बिटल्स थे, dxy, yz, xz, x² - y² एंड dz²। जब बेटा मेटल आइसोलेटेड स्टेट में होता है, आइसोलेटेड समझ आता है, जैसे मैंने बोला कि अगर जैसे मेरे को कोल्ड है अभी, तो मैं यही कोशिश करूंगी कि आई रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीबडी एल्स, यानी मैं अकेले अपने आप को रखूंगी ताकि बाकी लोगों को कोल्ड ना हो। वैसे मेरी फैमिली में सभी को रखा है। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, ठीक है, जब वो किसी के साथ नहीं है। तो जब मेटल अकेला होता है, आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड गैशियस, मेटल गैशियस स्टेट में हो, एटम हो सकता है या आयन हो सकता है, मेटल पे चार्ज हो भी सकता है। चार्ज तब आता है बेटा जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है, तभी हम बोलते हैं मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, आसानी से लूज कर देते हैं, बट जरूरी नहीं है हमेशा ही लूज कर रखा हो इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉपर, जिंक ग्राउंड स्टेट में जब है तो आपका नॉर्मल मेटल है। सो मेटल एटम या आयन, हमने क्या कहा, जब मेटल अकेला है, आइसोलेटेड है, गैशियस स्टेट में है, जब अभी इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, कोई लिगेंड अभी है ही नहीं दूर दूर तक, तब मेटल के जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। डीजनरेसी 11वीं की टर्म थी जो पता नहीं तुमको याद नहीं ही होगी। सो डीजनरेसी का मतलब होता है जब सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, ठीक है, when all the 5d orbitals have same energy, 5 भी बराबर है एनर्जी के अंदर, तो हम बोलते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या बुलाते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, when the orbitals have same energy। जैसे अगर
मैं कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लूँ तो 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग होगी बेटा। n+l रूल से निकालते थे, इसका n2, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो 2 + 0 2, n की वैल्यू 2, p सबशेल के लिए l का वैल्यू 1 होता है तो ये हो गया 3। तो 2s और 2p के ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर नहीं होगी, पर 2p के अंदर जो ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px, py, pz, इन तीनों की एनर्जी बराबर होगी। तो ये डीजनरेट होगा आपस में, बट ये 2s और 2p एनर्जी में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, सो डीजनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनमें सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। तो जैसे p के अंदर इन तीनों की एनर्जी बराबर होती है, d के अंदर 5 की एनर्जी बराबर होती है, f के अंदर 7 की एनर्जी बराबर होती है, पर 2s और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर नहीं होगी अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, सो हमने क्या कहा, जब मेटल अकेला है, बेचारा अकेला है, गुमसुम सा है, तो उस टाइम पर मेटल के 5 d ऑर्बिटल्स की, the 5 d orbitals in an isolated gaseous metal atom or ion have same energy, यानी 5 के 5 कैसे होते हैं, डीजनरेट होते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इस थ्योरी को भी डिटेल में समझाऊंगी कि पूरी कहानी होती क्या है। धीरे धीरे क्या हुआ, लिगेंड आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब लिगेंड, मेटल को क्या पता यार लिगेंड कहाँ से आ रहा है, दूर से लिगेंड्स आना शुरू हुए। लिगेंड्स ने मेटल को क्या करना स्टार्ट करा बेटा, अप्रोच करना स्टार्ट करा। तो होता क्या है कि मेटल थोड़ा घबराना शुरू हो जाता है। तो मेटल के जो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, 5 की बराबर इंक्रीज होती है। तो पहले अगर मान लो एनर्जी में यहाँ थे तो अब 5 की एनर्जी बढ़ जाती है। 5 इकट्ठे एनर्जी में बढ़ते हैं क्योंकि वो घबराना शुरू हो जाते हैं, उनको नहीं पता चल रहा कि लिगेंड कहाँ से आकर उनको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और एनर्जी क्यों बढ़ती है, देखो लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, मेटल के ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मेटल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में तो रिपल्शन होगा, लाइक ना, लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा है। मेटल के ऑर्बिटल्स में, मेटल के जो d ऑर्बिटल्स होंगे बेटा उनमें इलेक्ट्रॉन तो होगा ना। अगर मान लो आयरन 2+ है तो 3d6 है, d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ना ऑर्बिटल्स में। तो जैसे जैसे लिगेंड आ रहा होता है मेटल घबराना शुरू कर देता है कि भाई मेरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और इसमें रिपल्शन होने वाला है। तो मेटल के 5 d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, लिगेंड और पास आता जाता है, एग्जैक्टली और पास आता है। तब मेटल को पता लगता है अच्छा लिगेंड मुझे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आ रहा है या टेट्राहेड्रल फील्ड में आ रहा है, हमें यही 2 पढ़ने हैं। सो धीरे धीरे मेटल को पता चलता जाता है कि जब, ऑब्वियस ही बात है, ऐसे मान लो ना कि कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, लोग भी पीछे भाग रहे हैं। जब तक चोर दूर है और लोग दूर है तब तक वो फिर भी उसकी हार्ट बीट तेज तो हो ही रही है कि पकड़ा तो जाना है, बट अगर लोग दूर है ना तो उसको लगेगा कि हाँ मैं अभी भी बच सकता हूँ। बट अगर लोग और पास आने लग जाएंगे तो उसकी तो हार्ट बीट का कोई हिसाब ही नहीं होगा, क्योंकि अब उसे पता है कि वो फंस ही जाएगा। सो यहाँ पे भी यही होता है कि जब मेटल आयन के पास लिगेंड और पास आता जाता है तो जो ये 5 d के ऑर्बिटल्स होते हैं अभी एनर्जी में बराबर नहीं रहते, ये अब स्प्लिट करना शुरू कर देते हैं। कैसे स्प्लिट होंगे वो भी समझेंगे। ठीक है, सो हमने यही कहा डीजनरेसी तब तक मेंटेन रहती है जब तक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होती है, यानी जब तक मेटल को पता नहीं है लिगेंड उसको कहाँ से अप्रोच कर रहा है तब तक 5 की एनर्जी बराबर होती है, बस बढ़ जाते हैं एनर्जी में। ठीक है, अगर नेगेटिव फील्ड लिगेंड्स में एनायंस की वजह से है या डाइपोलर मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया या पानी की वजह से है तो जो ऑर्बिटल्स होती है उनमें डीजनरेसी बस लिफ्ट हो जाती है, वो भी डायग्राम बनाऊंगी। और उसके बाद ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग का पैटर्न डिपेंड करता है कि लिगेंड मेटल को टेट्रा फील्ड में सराउंड कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल में सराउंड कर रहा है, किस में कर रहा है। तो अब इस पूरी कहानी को समझते हैं कि होता क्या है। आज की क्लास में हम सिर्फ बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही स्प्लिटिंग करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या कहानी होती है। ठीक है, सो पॉइंट्स में लिखते चलेंगे।
in a free isolated, in a free or isolated gaseous मेटल एटम और आयन, ठीक है। इन अ फ्री का मतलब है जब मेटल ने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा किसी भी लीगेंड के साथ, कोई इंटरैक्शन नहीं है, जब मेटल बेचारा अकेला है गैशियस स्टेट में, मान लो मैंने कॉपर सॉलिड को कॉपर गैशियस में कन्वर्ट कर दिया सबलाइम करके, या निकल को सॉलिड से गैस में बदल दिया, तो जब मेटल आयन अकेला है या मेटल एटम अकेला है, गैशियस स्टेट में है, आइसोलेटेड है, तो उस टाइम पर हमने क्या बोला बेटा, ऑल दी 5d ऑर्बिटल्स, ऑल दी 5d ऑर्बिटल्स, 5d के ऑर्बिटल्स कौन कौन से थे, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है, आर equal in energy, are equal in energy, that is they are degenerate। उस टाइम पर ये कैसे होते हैं, डीजनरेट होते हैं, यानी पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं नेक्स्ट इधर स्लाइड पर डायग्राम भी बनाती जा रही हूं, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट लिखूंगी वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये ले लेते हैं बेटा एनर्जी, ऊपर की तरफ जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब मेरा मेटल अकेला है, ठीक है, मेटल एटम और आयन इन आइसोलेटेड गैशियस स्टेट, जब मेटल एटम या आयन कैसी स्टेट में है आपका, आइसोलेटेड अकेला गैशियस स्टेट के अंदर है, तो जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं, जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं, हम इस तरह से दिखा रहे हैं, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बेटा बराबर सी होती है। दोबारा ही बना लेते हैं। तो इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है। ऑल दी 5d ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अभी आगे की कहानी देखेंगे, अब क्या हुआ पांचों डी ऑर्बिटल्स की। अभी तो मैंने कहा एनर्जी बराबर है, पांचों के पांचों, ये मत सोचने सारे इकट्ठे हैं, मैंने तो अभी दूर दूर लाइन बनाई है, पर पांचों डीजनरेट होते हैं। फिर क्या हुआ, अभी जो डी के ऑर्बिटल्स हैं ये बेसिकली दो तरह के हैं, है ना। जो डी ऑर्बिटल्स है ये कितने तरीके के थे बेटा, दो तरीके के थे, कौन कौन से, T2G और EG ऑर्बिटल्स। T2G में कौन कौन सा आ रहा था, बना ही लेते हैं एक बार फटाफट से ना, क्योंकि दोबारा समझना ही है हमको। T2G में कौन कौन सा आता है, DXY, DYZ और DXZ। DXY कहाँ लाए करेगा बेटा, X और Y एक्सिस के बीच में। अगर ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, तो DYZ लाए करेगा Y और Z एक्सिस के बीच में। अगर ये X एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, तो DXZ कहाँ पर लाए करेगा, X और Z एक्सिस के बीच में। यही था। T2G ऑर्बिटल्स कहाँ पर लाए करते हैं, दे लाए इन बिटवीन दी एक्सिस। EG में कौन कौन से आते हैं आपके,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और ये कहां पे लाई करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर कहां पर लाई करता है, जेड एक्सिस के ऊपर। ठीक है, सॉरी, दे लाई ऑन दी एक्सिस। अभी तक कुछ नहीं कहानी हुई, अभी बस हमने ये देखा कि जब फ्री मेटल एटम या आयन था तो पांचों डी ऑर्बिटल सभी एनर्जी में बराबर है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, मेटल आयन को लीगेंड ने क्या करना स्टार्ट करा बेटा, सराउंड करना स्टार्ट करा। जब मेटल को लीगेंड ने सराउंड करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे लीगेंड अप्रोच करना स्टार्ट करता है, तो मेटल घबराना शुरू हो जाता है कि यार कोई चीज है जो मेरे पास आ रही है, और उसको दूर से एक रिपल्सिव फोर्स काइंड ऑफ, क्योंकि लीगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा है, और मेटल के ये डी ऑर्बिटल्स में भी क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अभी मेटल को एग्जैक्टली नहीं पता कि लीगेंड उसको कहां से आकर अप्रोच करने वाला है। टेट्रा में आ रहा है, ऑक्टा में आ रहा है, आगे और भी होती है, स्क्वायर प्लेनर में आ रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आ रहा है, कौन सी फील्ड में आके सराउंड कर रहा है, मेटल को अभी दूर से कैसे पता चलेगा। अगर मान लो तुम्हें दिख रहा है कि दूर से कोई आ रहा है, बट इतनी तो तुम्हारी आई साइट की भी पावर नहीं होगी कि तुम्हें इतनी दूर से पता लग जाए कि कौन आ रहा है। तुम्हें बस ये लगेगा कि हाँ कोई तो है जो आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कोई लड़का ही ले लेते हैं। ठीक है, कोई लड़के को दिख रहा है कि दूर से कोई लड़की पास आ रही है, तो लड़के की एकदम हार्ट बीट ना बढ़ना शुरू हो जाएगी कि ओ हो कोई तो है जो लड़की है, उसे इतना पता है कि लड़की आ रही है दूर से। तो यहाँ पर भी ये होता है, मेटल को पता है कि लीगेंड आ रहा है दूर से, बट उसे ये नहीं पता कि कौन सी फील्ड में आ रहा है। तो जैसे लड़के की हार्ट बीट बढ़ रही है, अभी उसे क्या पता कि लड़की एकदम यंग है, क्या एज की है, कितनी सुंदर है, नहीं है, क्या है। वैसे तो एवरी गर्ल इज ब्यूटिफुल इन इट्स हर ओन वे। सो अभी बट फिर भी चलो ये सब बात अलग बातें हैं। लड़के को भी नहीं पता कि लड़की जो आ रही है वो किस इंटेंशन से आ रही है, मान लो ये कर, पर लड़के को फिर भी अंदर ना उसके बटरफ्लाईज तोड़ना स्टार्ट हो ही जाएगी कि उसकी तरफ लड़की आ रही है। तो यहाँ पे भी ये होता है कि मेटल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, लीगेंड भी इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा है, तो मेटल की घबराहट शुरू हो जाती है। और ये जो पांचों डी ऑर्बिटल्स होते हैं, पांचों के पांचों की एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है। पांचों के पांचों एनर्जी में अभी भी बराबर है ना, आपस में ये अभी भी बराबर होते हैं बेटा, बस एवरेज एनर्जी इनकी बढ़ गई। पहले नीचे थे एनर्जी में, आप पांचों के पांचों एनर्जी में ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, ये कब की कहानी है, जब मेटल को लीगेंड कौन सी फील्ड में सराउंड करता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, उसे पता ही नहीं है कि जो लीगेंड है वो कहां से आ रहा है, तो एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड है, क्योंकि उसे एग्जैक्टली अभी पता ही नहीं है। तो एवरेज एनर्जी पांचों ऑर्बिटल्स की बढ़ जाती है। और ये जो स्टेट है वो कब है, मेटल एटम और आयन इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड की उसे पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली लीगेंड कहां से आ रहा है, तो उसने कहा पांचों की एनर्जी बढ़ा देते हैं। पांचों की एनर्जी अभी भी बराबर है, बट पहले ये लोअर एनर्जी के थे, अब पांचों की एनर्जी राइज कर चुकी है अभी भी पांच इस तरह से है, पांच अभी भी डीजनरेटी, बस ये कि एवरेज एनर्जी बढ़ चुकी है पांचों की। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब धीरे धीरे लीगेंड को, मतलब मेटल को एग्जैक्टली पता चलता जा रहा है कि लीगेंड उसे कहां से अप्रोच कर रहा है, क्योंकि लीगेंड पास आ रहा है। वही बात होगी लड़के के, अब लड़की और पास आ रही है उससे अब धीरे धीरे और पता चल रहा है कि क्या सीन है, उसको क्लैरिटी आना शुरू हो रहा है कि अच्छा, बाकी लड़की के फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा गुस्से में आ रही है, प्यार से आ रही है, कैसे आ रही है। तो ऐसे ही मेटल को भी धीरे धीरे पता लगने लग जाता है कि लीगेंड जो है वो उसको कैसे अप्रोच कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आ रहा है, टेट्राहेड्रल फील्ड में आ रहा है, उसको अब धीरे धीरे ना पता लगना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है। ठीक है,
सो यहां तक हमने कहानी लिख ली बेटा। थ्योरी और डायग्राम साथ साथ चला रही हूं ताकि पॉइंट्स वहीं पे ही क्लियर होते जाएं, ठीक है। इन octahedral field, in octahedral field, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर बेटा लिगेंड्स जो होते हैं दे अप्रोच अलोंग +x -x +y -y +z and -z axis। दैट इज आई कैन से कि जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है उसके अंदर जो लिगेंड आते हैं वो आते हैं अलोंग दी एक्सिस, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास यही 3 एक्सिस है, ये x है, ये y है और ये z है। अगर ये आप ओरिजिन ले रहे हो तो ये +x होगा, इधर की साइड -x होगा, मैथ्स में इतना तो पढ़ा ही होगा। ये +y होगा तो बेटा -y होगा। अगर ये क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ले रही हूँ तो उधर वाला -z होगा, या इधर वाला +z ले रहे हो तो इसको -z ले लो। अब यहाँ पर क्या हुआ, लिगेंड जब पास आना स्टार्ट हुआ तो मेटल को पता लगा कि जो लिगेंड है वो कौन से एक्सिस में अप्रोच कर रहा है। इट इज कमिंग अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है, या तो +x से आ रहा है या -x से आ रहा है, या तो +x से आ रहा है या -x की साइड से, या तो +y की साइड से आ रहा है या -y की साइड से, या तो +z की साइड से आ रहा है या -z की साइड से आ रहा है। अब हुआ क्या, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे F-Cl- इलेक्ट्रॉन है, NH3 लोन पेयर लेकर आ रहा है नेगेटिव एंड की साइड से, वाटर में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है नेगेटिव साइड की साइड से आ रहा है। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। मेटल के d ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे ना बेटा। मेटल आयन जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है, उसमें और लिगेंड के अंदर आयनिक इंटरैक्शन है, बट जो मेटल के d ऑर्बिटल्स है उनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन ला रहा है। अब होता क्या है कि ये जो d ऑर्बिटल्स हैं, खुद सोचो यार, लिगेंड आ रहा है बेटा अलोंग द एक्सिस। कहाँ आ रहा है? अलोंग द एक्सिस। कौन से ऑर्बिटल्स में ज्यादा घबराहट शुरू होगी? लिगेंड आ रहा है अलोंग x या अलोंग y या अलोंग z, बट T2G ऑर्बिटल्स के अंदर क्या ऑर्बिटल और लिगेंड के अप्रोच कोइंसाइड टकराएंगे? लिगेंड आ रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर, मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे है ही नहीं। dxy dy dxz के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल में इन बिटवीन में प्रेजेंट है। तो यहां पर ऑर्बिटल्स को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिगेंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन बिटवीन द एक्सिस। बात कुछ समझ रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये ला रहा है, इन ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन है। मान लो मैं इस तरह से दिखा देती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ये यहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इन बिटवीन प्रेजेंट है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर Eg ऑर्बिटल्स में क्या होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है dx² - y² में, और लिगेंड आ रहा है बेटा x एक्सिस के अलोंग। अब लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एकदम से टकराएंगे भाई। लिगेंड का इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों सेम एक्सिस पर है, लिगेंड भी ऐसे आ रहा है, ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही प्रेजेंट है। बूम बूम, रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो गया, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। यानी Eg ऑर्बिटल्स के केस में क्या होता है कि लिगेंड जब आता है अलोंग, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस, T2G वालों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लाई कर रहे हैं एक्सिस के बीच में, और लिगेंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस, तो लिगेंड की अप्रोच से इनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लेकर बैठे हैं इन बिटवीन द एक्सिस। कह रहे हैं हमें क्या फर्क है, तुम कहीं से भी आओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन एक्सिस है, लिगेंड आ रहा है अलोंग, या तो ऐसे या ऐसे, जैसे भी आ रहा है, एक्सिस से तो नहीं टकराएगा, इन ऑर्बिटल से वो नहीं टकराने वाला। बट dx² - y² और dz² में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है,
लिगेंड अगर x की साइड से आ रहा है प्लस x तो टकरा सकता है, माइनस x से आ रहा है तो टकरा सकता है, प्लस y से आ रहा है तो रिपल्शन होगा, माइनस y से आ रहा है तो भी रिपल्शन होगा। ऐसे बेटा अगर लिगेंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ भी हो सकता है, प्लस z से आ रहा है तो रिपल्शन होगा, माइनस z से आ रहा है तो रिपल्शन होगा। सो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि Eg ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है d ऑर्बिटल्स में, जो Eg ऑर्बिटल है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिटल के अंदर, और वो ऑर्बिटल कहाँ पे लाई करता है, एक्सिस पे, ऑन द एक्सिस। लिगेंड भी आ रहा है ऑन द एक्सिस, वो भी तो अलोंग द एक्सिस ही आ रहा है, x से y से z से, तो लाइक ये भी एक्स, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ऑर्बिटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेकर ऐसे 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 पास आता जा रहा है, लिगेंड पे इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा। तो जो Eg ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि स्टेबल नहीं हो रहे हैं। जो चीज स्टेबलाइज होती है उसकी एनर्जी लोअर होती है, जो डीस्टेबलाइज होता है उसकी एनर्जी क्या कर जाती है, राइज कर जाती है। सो अब यहाँ पर लिखते हैं इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड लिगेंड की जो अप्रोच है वो कहां पर होती है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स, या प्लस वाई माइनस वाई, या प्लस जेड एंड माइनस जेड एक्सिस, ठीक है। बिकॉज Eg orbitals lie on the axis. Eg orbitals कहां पर lie कर रहे थे, एक्सिस के ऊपर lie कर रहे थे, and therefore ligands provide repulsion to these orbitals, and Eg orbitals rise in energy in octahedral field. ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर क्योंकि Eg ऑर्बिटल्स, देखो Eg ऑर्बिटल तो हमेशा एक्सिस के बीच में कह रही हूँ, एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है। अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या हो रहा था, लिगेंड भी आ रहा था अलोंग द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ही आ रहा है वो भी, तो 5 ऑर्बिटल में से 3 तो इन बिटवीन एक्सिस लाई कर रहे थे तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो 2 ऑर्बिटल्स थे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, क्योंकि वो बेटा एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं और लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, इतना भयंकर रिपल्शन होता है कि Eg ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एनर्जी में क्या कर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और T2G ऑर्बिटल्स क्योंकि इनको रिपल्शन नहीं मिलता तो ये स्टेबल हो जाते हैं और ये एनर्जी में क्या हो जाते हैं, लोअर हो जाते हैं। तो अब इस डायग्राम को मॉडिफाई करेंगे फर्दर। अब जो कहानी है आगे की वो है जब मेटल आयन को लिगेंड कौन सी फील्ड में सराउंड कर रहा है बेटा, ऑक्टाहेड्रल में। तो अब ये कहानी मैं ऑक्टा की बना रही हूं, ठीक है। मेटल एटम और आयन इन OH का मतलब है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, जब लिगेंड्स ने उसको कौन सी फील्ड में सराउंड कर रखा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में सराउंड कर रखा है, ठीक है। ये ले लेते हैं एवरेज एनर्जी सेंटर, क्या ले लेते हैं बेटा, ये एवरेज एनर्जी सेंटर, जिसको एक और नाम से बुलाया जाता है बेरी सेंटर। क्या बुलाया जाता है, बेरी सेंटर। ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनका एवरेज एनर्जी सेंटर है, बीच से एक लाइन जा रही है, ठीक है। सो एवरेज एनर्जी सेंटर तो हो गया। अब जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं क्योंकि उनको तो रिपल्शन नहीं मिल रहा तो वो एनर्जी में क्या कर जाते हैं बेटा, नीचे हो जाते हैं। बहुत नीचे भी नहीं दिखाना,
तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, ठीक है, ये एनर्जी में क्या कर जाते हैं, लोअर डाउन हो जाते हैं। इससे तो लोअर डाउन नहीं होंगे, हाँ ये जो 5 थे ये फर्दर अब स्प्लिट कर जाते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर। नीचे एनर्जी में कौन सा हो जाएगा बेटा, T2G वाले, क्योंकि T2G ऑर्बिटल्स को रिपल्शन नहीं मिल रहा, तो ओवरऑल तो ये फिर भी स्टेबलाइज हो रहे हैं, क्योंकि लिगेंड जब अलोंग दी एक्सिस आ रहा था तो Eg वाले पागल हो रहे थे, क्योंकि वहां पे इतना भयंकर रिपल्शन हो रहा था कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और Eg वालों को ही वो रिपल्शन मिलता है। इनको तो फर्क पड़ नहीं पाता इतना, क्योंकि ये तो इन बिटवीन दी एक्सिस थे, लिगेंड अगर अलोंग दी एक्सिस आ भी रहा है तो इनसे कभी नहीं टकराएगा, Eg वाले से टकरा जाएगा। अब जब टकराएगा तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो Eg ऑर्बिटल्स अनस्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज होते हैं, जिसकी वजह से Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या कर जाती है बेटा, राइज कर जाती है। क्या कर जाती है, राइज कर जाती है। तो ये तो आपका डायग्राम हो गया, ठीक है, कि पहले मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट थे, सेम एनर्जी के थे। धीरे धीरे क्या होने लगा, जब लिगेंड दूर से आना स्टार्ट हुआ, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड है, मेटल को अभी नहीं पता कि लिगेंड उसको कौन सा एक्सिस में आकर अप्रोच करने वाला है, कहां से आने वाला है, कौन सी फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल फील्ड है, 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं अभी उसको कुछ नहीं पता। तो मेटल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है और उसको पता है भाई कोई नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आ रही है मेरी तरफ, तो वो घबराना शुरू होता है और 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, 5 की बढ़ती है, पर अभी भी 5 डीजनरेट है, अभी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, अभी भी 5 की एनर्जी बराबर है, बस एवरेज एनर्जी 5 की बढ़ गई। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पास आता गया, जब ये 6 लिगेंड्स आए तो ये कैसे आ रहे हैं, +x -x +y -y +z -z एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। 5 ऑर्बिटल में से जो 2 ऑर्बिटल्स थे, 5 ऑर्बिटल में से जो 2 ऑर्बिटल थे Eg वाले, वो लाई करते थे ऑन दी एक्सिस, लिगेंड भी आ रहा है अलोंग दी एक्सिस, ये भी लाई कर रहे हैं अलोंग दी एक्सिस, तो इसमें लिगेंड में और मेटल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और Eg ऑर्बिटल्स की क्या कर जाती है बेटा, एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एवरेज एनर्जी सेंटर से, ठीक है, जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, ये एवरेज एनर्जी सेंटर से -0.4 डेल्टा नॉट नीचे हो जाते हैं, ठीक है, और Eg वाले जो होते हैं वो +0.6 डेल्टा नॉट से एनर्जी में ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, +0.6, ये वाले को भी यहीं बना देते हैं, -0.4 डेल्टा नॉट से एनर्जी में नीचे, ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2/5 डेल्टा नॉट से, 2/5 का मतलब 0.4 आएगा, डेल्टा नॉट से एनर्जी में लोअर, लोअर के लिए मैंने नेगेटिव साइन दिखाया कि बेटा अगर ये आपका एवरेज लेवल है और अगर कोई उससे एनर्जी में नीचे जा रहा है तो हम उसको नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं, यही करते हो ना। अगर ये ओरिजिन है, ये 0 है, तो इधर जाओगे तो +1 2 3, नीचे जाएगा तो -1 -2 -3, यही दिखाते थे नंबर लाइन पे बचपन में, मैंने ऐसे दिखाई है अभी, वैसे तो हम ऐसे बनाते थे नंबर लाइन, बट अब वाई एक्सिस पे अगर आप पॉइंट्स ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। सो ये नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ ये बता रहा है कि कौन एनर्जी में लोअर हो रहा है, कौन एनर्जी में बढ़ रहा है, इसका कोई ताल्लुकात ओवरऑल उससे नहीं है, ठीक है। 2/5 डेल्टा नॉट से एनर्जी में लोअर डाउन हो रहे हैं तो -0.4, माइनस सिर्फ ये बता रहे ये एनर्जी में लोअर है, ये +0.6 डेल्टा नॉट, या फिर हम लिख सकते हैं बेटा 3/5 डेल्टा नॉट से एनर्जी में क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा डेल्टा नॉट क्या है, डेल्टा नॉट डिनोट करता है क्रिस्टल
field splitting, crystal field splitting in octahedral field. क्या डिनोट करता है बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की कितनी स्प्लिटिंग हो रही है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और ये जो ओवरऑल पूरा का पूरा गैप होता है ये होता है डेल्टा नॉट. अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा +0.6 डेल्टा नॉट एंड -0.4 डेल्टा नॉट तो जीरो. मतलब तुम्हारे दिमाग में तो अगर तुम मैथ्स लगाओगे तो तुम कहोगे ये डेल्टा नॉट तो नहीं होना चाहिए था, है ना. अगर मैं ये करूँ +0.6 डेल्टा नॉट और माइनस दोनों को जोड़ दूं तो तुम कहोगे मैम ये तो 0.2 डेल्टा नॉट होना चाहिए था. ना भाई, ये दिमाग नहीं लगाना है. ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि आपका ये एनर्जी में लोअर है, ये एनर्जी में ऊपर है, बट एक्चुअली में तो ये आपका 3/5 + 2/5 5/5 यानी 1, या फिर 0.6 + 0.4 डेल्टा नॉट है जो आपका 1 डेल्टा नॉट बन जाता है. नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ ये बता रहा है कि कौन एनर्जी में लोअर है, कौन एनर्जी में हाइयर है. उसका ओवरऑल कैलकुलेशन में कोई वो बस ये बता रहा है कि नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एनर्जी में लोअर डाउन हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं. प्लस वाला एनर्जी में बढ़ रहा है यानी ये डिस्टेबलाइज हो रहा है. ठीक है. ओवरऑल T2G EG के बीच में जो गैप होता है दैट इज डेल्टा नॉट, विच इज योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. ठीक है. और इसके अलावा बेटा जो डेल्टा नॉट होता है 1 डेल्टा नॉट वो 10 dq के बराबर होता है. dq होता है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, ये एक यूनिट होती है dq, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, जो आप मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ते हो वो वाला dq, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा. 1 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 dq. तो +0.6 डेल्टा नॉट जो है वो बेसिकली मैं लिख सकती हूं 6 dq, है ना, इंटू 10 कर दो +0.6 डेल्टा नॉट यानी +0.6 इंटू 10 dq, तो वो 6 dq आ जाएगा. और -0.4 डेल्टा नॉट को आप क्या लिख सकते हो? -4 dq, और ये +6 dq. ये 6 dq से एनर्जी में बढ़ रहा है, ये -4 dq से एनर्जी में घट रहा है, बट 6 dq + 4 dq आएगा 10 dq ही, जो डेल्टा नॉट के बराबर होता है. तो ओवरऑल जो गैप होता है दोनों के बीच में, T2G और EG के बीच में, वो डेल्टा नॉट होता है या 10 dq का गैप होता है. T2G एनर्जी में लोअर डाउन हो रहे हैं कितने से? 2/5 डेल्टा नॉट से. ठीक है. या फिर 2/5 इंटू 10 dq से, यानी 4 dq से नीचे हो रहे हैं एनर्जी में, एवरेज लेवल से, वेरी सेंटर से. माइनस साइन लोअर इन एनर्जी, प्लस साइन हायर इन एनर्जी. तो ये आपकी पूरी कहानी हो रही होती है. इसी का एक और डायग्राम मैं बनाऊंगी. ठीक है. टेटरा तो आज हो ही नहीं सकता. चलिए, सो इसी को एक और तरीके से बनाएंगे बेटा, और साफ सुथरा डायग्राम बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी. यहां पर एनर्जी, तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अब इस वाले डायग्राम में मैं फिर से कहानी समझाऊंगी, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुम्हें ऑक्टा समझ आ गया तो टेट्रा में तो कुछ भी नहीं है. वो तो मैं बस तुम्हें थोड़ा सा हिंट दूंगी और तुम समझ जाओगे कि अच्छा ये हो रहा है. सो पहले हमने क्या कहा, जब फ्री मेटल एटम या आयन था तो ये जो पांचों d ऑर्बिटल्स हैं, मैं इस तरह से दिखा रही हूँ जो डब्बे वाला डायग्राम हम बनाते हैं. ये कब की कहानी है बेटा? जब फ्री मेटल एटम या आयन है, जब फ्री मेटल एटम या आयन है गैसियस स्टेट में, फ्री का मतलब है अकेला है, आइसोलेटेड है, तो ऑल दी 5d ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट. पांचों की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है. यानी ये हो गया जब मेटल गुमसुम है, अकेला है. फिर क्या हुआ था? जल्दी याद करें. पांचों d ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी बढ़ गई थी. जैसे जैसे मेटल को लिगेंड्स ने अप्रोच करना स्टार्ट करा
पर अभी उसे नहीं पता कि लिगेंड उसे कहाँ से अप्रोच कर रहा है। थोड़ा और मजाक वाला एग्जाम्पल सोचते हैं, ठीक है। मान लीजिए सेंटर में एक लड़का है, अपने आप को इमेजिन कर लो, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है दूर से यार लड़कियां अप्रोच करनी है, पर तुम्हें बस नहीं, दूर से लोग अप्रोच कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता एग्जैक्टली कि लड़कियां अप्रोच कर रही हैं, लड़के आ रहे हैं, अंकल आ रहे हैं, आंटी आ रही है, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं, कौन आ रहा है अभी तुम्हें नहीं पता। बस तुम्हें दिख रहा है कि लोग आ रहे हैं और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। तुम थोड़ा बहुत तो नर्वस होना स्टार्ट हो ही जाओगे, कोई भी होता। अगर मैं रास्ते में हूँ और अगर मेरे आसपास या मेरी तरफ कोई भी आने लगेगा तो मुझे टेंशन होने लगेगी कि ये मुझे जानते हैं, ये क्यों मेरी तरफ आ रहे हैं। तो सेम मान लो तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुम्हें लोग अप्रोच कर रहे हैं, बट तुम्हें नहीं पता कि क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। बस दूर से तुम्हें दिख रहा है कि आ रहे हैं, हो सकता है वो तुम्हारी तरफ ना आ रहे हो, किसी और की तरफ जा रहे हो, पर तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ेगी। तो सेम हुआ, मेटल की भी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हुआ, उसके ऑर्बिटल्स 5वें एनर्जी में इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये कहानी है जब मेटल एटम या आयन कौन सी फील्ड में होता है बेटा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में है, ठीक है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड है, लिगेंड हर जगह से आ रहा है, उसे नहीं पता एग्जैक्टली अभी कहां से आने वाला है। अभी दूर से उसे लग रहा है कि मेरे को लिगेंड कहीं से भी आकर अप्रोच कर सकता है। पांचों की एनर्जी अभी भी बराबर है, बस एवरेज एनर्जी बढ़ चुकी है। पहले एनर्जी में लोअर थे जब मेटल अकेला था, अब पांचों की एनर्जी बढ़ गई, बट अभी भी बेटा डीजनरेटिंग है, पांचों अभी भी डीजनरेट है। धीरे धीरे लिगेंड और पास आता गया, लिगेंड क्या करता गया बेटा, और पास आता गया। ये हमारा कौन सा लेवल है, दिस इज एवरेज एनर्जी सेंटर, जिसको हमने क्या कहा है, दिस इज कॉल्ड एज बेरी सेंटर। धीरे धीरे जब और लिगेंड पास आता गया, ठीक है, मेटल एटम और आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या हुआ, लिगेंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस, जो डी के 5 ऑर्बिटल्स थे उनमें जो 2 ऑर्बिटल थे खासकर ईजी वाले, dx² - y² एंड dz² वाले, वो लाई करते हैं अलोंग द एक्सिस। लिगेंड भी आ रहा है अलोंग द एक्सिस, उसके ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, लाइक चार्जेस में रिपल्शन होगा, और ईजी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एवरेज एनर्जी सेंटर से क्या करते हैं बेटा, एनर्जी में राइज कर जाते हैं, और T2G वाले एनर्जी में क्या कर जाते हैं, लोअर डाउन करते हैं, और Eg वाले एनर्जी में क्या कर जाते हैं, राइज कर जाते हैं। तो जो 5d के ऑर्बिटल्स है ये फर्दर स्प्लिट कर जाते हैं इनटू T2G और Eg। अब बेटा पांचों की एनर्जी बराबर नहीं है, इन 3 की एनर्जी बराबर है, इन 2 की एनर्जी बराबर है, बट T2G लोअर इन एनर्जी हो गया, Eg हायर इन एनर्जी हो गया। अब D के 5 ऑर्बिटल की डीजनरेसी बर्बाद हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि अब पांचों एनर्जी में बराबर नहीं रहे। 3 आपस में बराबर है, 2 आपस में बराबर है, T2G वाला एनर्जी में लोअर हो गया, Eg वाला एनर्जी में क्या कर गया, ऊपर हो गया, ठीक है। और यहां पर हम बना लेते हैं मेटल लिगेंड 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 लिगेंड, और इधर भी लिगेंड है ऑक्टा फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। चलो फटाफट से मेरे को डायग्राम के अंदर बताते जाओ भाई। Eg वाला एनर्जी में कितना इंक्रीज कर रहा था, कितना इंक्रीज कर रहा था एवरेज से, 2 ऑर्बिटल यानी उल्टा 3/5 डेल्टा नॉट, या फिर हमने क्या कहा प्लस 0.6 डेल्टा नॉट से क्या कर गया, एनर्जी में ऊपर हो गया। T2G वाले एनर्जी में कितना लोअर डाउन हो जाते हैं एवरेज से, 2/5 डेल्टा नॉट, और -0.4 डेल्टा नॉट से एनर्जी में क्या हो जाते हैं, लोअर डाउन हो जाते हैं। ओवरऑल जो गैप है
वो आपका कितने के बराबर होता है बेटा? डेल्टा नॉट के बराबर होता है, विच इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. 0.6 प्लस 0.4 डेल्टा नॉट विच इज 1 डेल्टा नॉट, या 3/5 प्लस 2/5 5/5 1 डेल्टा नॉट. प्लस और माइनस सिर्फ ये बता रहे, ये एनर्जी में ऊपर है, ये एनर्जी में नीचे है. और ये पॉइंट याद रखना है, 1 डेल्टा नॉट या डेल्टा नॉट किसके बराबर है? 10 dq के. dq स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा. सो 3/5 डेल्टा नॉट, इसको अगर 10 dq से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10, 3 2 6 dq से ऊपर, ये -4 dq से नीचे हो गया है. दिस इज अ वेरी वेरी वेरी, तो ये जो पूरा डायग्राम है, ये फिगर जो है, ये क्या दिखा रही है आपकी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किस किस तरीके से स्प्लिटिंग हो रही है. पहले 5 बराबर थे, फिर 5 अभी भी बराबर है, बट एवरेज एनर्जी बढ़ गई. जब लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर आया, मेटल को अप्रोच करा, तो जो डी के 5 ऑर्बिटल थे फर्दर स्प्लिट हो गए T2g में और Eg में. इतनी बात क्लियर है? जल्दी बोल दो भाई, आवाज ही नहीं आ पाई. ठीक है, चले, यहां तक क्लियर है. अब बात करते हैं आगे की. अब ये जो the magnitude of डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट क्या डिनोट कर रहा था? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. ठीक है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन. ठीक है, ये जो डेल्टा नॉट होता है ना बेटा, देखो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम इसको डेल्टा नॉट लिखते हैं, टेट्राहेड्रल फील्ड में हम डेल्टा टी लिखते हैं. डेल्टा टी डिनोट करता है, डेल्टा आपका डिनोट कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ओ लगा रही हूं तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड, टी लगा दूंगी तो टेट्राहेड्रल फील्ड हो जाएगा. ये डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होती है, हम एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करते हैं कि भाई मेटल कौन सा है, लिगेंड कौन सा आया, क्या कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, है ना. तो ये मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा. मैं जिंक ले रही हूँ, आयरन ले रही हूँ, टाइटेनियम ले रही हूँ, नीचे टंगस्टन ले रही हूँ, मरकरी ले रही हूँ, भाई कौन सा ले रही हूँ, इस पर तो डिपेंड करेगा. आपका मेटल फर्स्ट सीरीज का है, सेकंड सीरीज का है, थर्ड सीरीज का है, मेटल पे कितना चार्ज है, मेटल +2 का है, मेटल +3 का है, लिगेंड कौन सा आया, I- आ रहा है, Br- आ रहा है, साइनाइड आ रहा है, कार्बोनिल आ रहा है, कौन सा लिगेंड आ रहा है, इन सारे फैक्टर्स पे डिटर्मिन करता है. तो ये जो डेल्टा नॉट होता है, ये कैसे फाउंड होता है? दिस इज डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली. ये कैसे डिटर्मिन होता है बेटा? एक्सपेरिमेंटली वैल्यू को निकाला जाता है. डेल्टा नॉट जैसे किसी कॉम्प्लेक्स के लिए 1800 सेंटीमीटर इनवर्स आ सकता है, किसी के लिए 215 सेंटीमीटर इनवर्स आ सकता है, किसी के लिए 8000 सेंटीमीटर इनवर्स आ सकता है. ये वैल्यू की यूनिट है. सो डेल्टा नॉट की वैल्यू अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलग अलग हो सकती है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ मेटल. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? नेचर ऑफ मेटल. नेचर ऑफ मेटल से मतलब है कि वेदर, ये मौसम वाला वेदर नहीं है, मौसम तो वैसे ही खराब चल रहा है अभी, वेदर मेटल बिलोंग्स टू फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. हमारे लिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ही इंपॉर्टेंट होता है.
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब कौन सी सीरीज है बेटा? 3D सीरीज, जो कहां से कहां तक होती थी? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज मतलब 4D सीरीज, कहां से कहां तक होती थी? यट्रियम से लेकर कैडमियम तक। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है 5D सीरीज, वो आपकी कहां से कहां तक होती थी? लैंथनम से लेकर मरकरी तक। भूल तो नहीं गए सारी कहानी? तो मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कि मेटल फर्स्ट सीरीज का है, स्कैंडियम से जिंक के बीच का है, यट्रियम से कैडमियम 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का, इस पर डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर है, इट डिपेंड्स ऑन दी कि डेल्टा नॉट की वैल्यू इस पे भी डिपेंड करती है कि मेटल पर चार्ज कितना है, चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल। चार्ज का मतलब है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मेटल पर चार्ज +2 का है, मेटल पे चार्ज +3 का है, एंड सो ऑन। इन सब पर भी डिपेंड करता है कि वेदर दी चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल इज +2 और +3, उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब मान लो एक ही कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ मैं, CuNH3 एक ले लिया 2+, एक ले लिया 3+, बेटा दोनों की डेल्टा नॉट वैल्यू सेम नहीं आ सकती, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि मेरा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सो मेटल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि मेटल कौन सी सीरीज का है, मेटल के ऊपर कितना चार्ज है उस पर भी ये वैल्यू डिपेंड करती है। और तीसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ लिगेंड, सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ लिगेंड्स पर, किस तरह का लिगेंड आपका अप्रोच कर रहा है, ठीक है, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, वो कैसे पता लगेगा? इससे पता, मतलब ये थ्योरी बताएगी, अभी बता रही हूँ, 2 मिनट दो बस। सो डेल्टा नॉट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू कैसे कैसे डिपेंड करती है, मेटल किस सीरीज का है, मेटल पर कितना चार्ज है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल को जो लीगेंड है वो कौन से लीगेंड ने अप्रोच करा है यार, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। हो सकता है कोई लीगेंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर आ रहा है, ज्यादा रिपल्शन देगा, हो सकता है कोई लीगेंड ज्यादा रिपल्शन दे ही नहीं पा रहा, जब ज्यादा रिपल्शन नहीं देगा तो Eg ज्यादा एनर्जी में ऊपर नहीं जाएगा, अगर जो ज्यादा रिपल्शन देगा तो Eg दूर ही भागता जाएगा, है ना। तो जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है T2G और Eg के बीच की, जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए बेटा अलग अलग होती है, मैं पहले ही बता रही हूँ। गैप डेल्टा नॉट है, वो बात बिल्कुल सही है, बट डेल्टा नॉट की वैल्यू सबके लिए सेम नहीं है, किसी के लिए 1800 है, किसी के लिए 8000 है, किसी के लिए 2500 है, किसी के लिए 4000 है। वो डिपेंड करती है मेटल के नेचर पे, मेटल के ऊपर कितना चार्ज और कौन सा लीगेंड आया था, ठीक है। चलिए अब यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो अब यहां से एक ने कमेंट में पूछा था हमें कैसे पता लगेगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये वीक फील्ड है, तो मैं बता रही हूँ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सा वीक फील्ड है। लीगेंड्स which cause more splitting, डेल्टा नॉट का मतलब है ऑक्टाहेड्रल फील्ड, या डेल्टा टी हो जाएगा टेट्राहेड्रल फील्ड। लिगेंड्स which cause more splitting are called as strong field ligands, SFL, and ligands which cause less splitting that is delta naught are called as weak field ligands, WFL, ठीक है। ये क्या कहानी लिखी, जो लिगेंड्स ज्यादा स्प्लिटिंग कराते हैं, यानी जहां पर डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा आती है, जब मैंने एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करी, मैंने नहीं करी, जो भी साइंटिस्ट ने करी एक्सपेरिमेंट्स कर करके अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए डेल्टा नॉट का वैल्यू मेजर करा गया, तो जहां पर वैल्यू ज्यादा आई यानी वहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा हुई, यानी वहां पे T2G एनर्जी में ज्यादा नीचे गए और Eg वाले की एनर्जी ज्यादा ऊपर गई,
यानी Eg वाले को ज्यादा रिपल्शन मिला होगा, तभी तो यार वो दूर भाग कर जाएगा, क्योंकि जितना रिपल्शन मिलेगा Eg उतना डिस्टेबलाइज होगा और एवरेज से उतना ही जाएगा ऊपर। गैप डेल्टा नॉट का है, पर डेल्टा नॉट की वैल्यू तो अलग अलग है, अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो जहां पर डेल्टा नॉट का वैल्यू ज्यादा आया, यानी जहां पर T2G और Eg में स्प्लिटिंग ज्यादा हुई, यानी वो लीगेंड्स आपके कैसे थे बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स थे, यानी वो ज्यादा रिपल्शन दे रहे होंगे, तभी Eg एनर्जी में ऊपर बढ़ेगा। और वो लीगेंड्स जहां पर लेस स्प्लिटिंग हुई, यानी जहां पर डेल्टा नॉट का वैल्यू कम आया, ऐसे लीगेंड्स को क्या बुलाया गया, वीक फील्ड लीगेंड्स बुलाया गया। तो वो लीगेंड जहां पर डेल्टा नॉट का वैल्यू ज्यादा आता है, यानी जो ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते थे, उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स बोला गया। और वो लीगेंड जो कम स्प्लिटिंग कॉज करते हैं, जहां पे डेल्टा नॉट की वैल्यू कम आती थी, उन लीगेंड्स को क्या क्लासिफाई करा गया, एज वीक फील्ड लीगेंड्स। फिर हमारे पास एक सीरीज आई, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। इस सीरीज को क्या बुलाते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पूरी एक सीरीज पढ़ी है रिडक्शन पोटेंशियल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये याद करनी है? हाँ, याद होनी। मैं नहीं कह रही बिल्कुल एग्जैक्ट सीक्वेंस में याद हो, बट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्या वीक फील्ड है, क्या है क्या नहीं। तो पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन करते, क्योंकि स्कूल वाले से थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। डिफाइन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 1 नंबर में पूछ लेगा सब्जेक्टिव में। सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इट इज एन experimentally determined series। एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन है बेटा, तो यहां पर तो कोई हम एलिगेशन ही नहीं लगा सकते। वीबीटी ने तो कुछ बताया ही नहीं था, सीएफटी तो बता रहा है भाई कि एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड सीरीज है, वेयर ligands are arranged in increasing order of crystal field splitting, that is delta, basically delta। तो हमने नहीं मतलब साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस देखे, अलग अलग वैल्यू देखी, और उस हिसाब से एक सीरीज अरेंज करी गई कि भाई जो लीगेंड्स हैं उनको अरेंज करा गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, कि जो लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वो उधर के एंड पर होगा, और जो वीक फील्ड होगा यानी जो कम स्प्लिटिंग कॉज करेगा वो लेफ्ट में होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कम से ज्यादा जाएंगे। सो हमारे पास क्या सीरीज आई, ठीक है, पहले लिखने दो फिर बताती हूँ। चलिए, सो सबसे एक और उससे लिख देते हैं, सबसे वीक फील्ड लीगेंड्स जो होते हैं वो आपके होते हैं हेलाइड डोनर्स। हेलाइड डोनर्स का मतलब क्या है बेटा, जहां पर हैलोजन आपका डोनर आटम होता है, लीगेंड होता है। हेलाइड डोनर्स के बाद इधर आपको दिख रहे होंगे ऑक्सीजन डोनर्स वाले, जैसे OH-। ऑक्सलेट के अंदर भी आपका C2O4 2- को क्या लिख सकते हैं, ऑक्सलेट 2-, जहां पे ऑक्सीजन डोनर है, वाटर में ऑक्सीजन डोनर है। तो ऑक्सीजन डोनर्स के बाद आ जाते हैं आपके नाइट्रोजन डोनर्स वाले, ठीक है। NCS- में नाइट्रोजन, NH3 में नाइट्रोजन, EN इथाइलिन डायमीन में नाइट्रोजन, यहां तक नाइट्रोजन डोनर्स वाले। फिर आपके कौन से आते हैं, कार्बन डोनर्स वाले,
जहाँ पे कार्बन डोनर एटम होता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जैसे CN- में कार्बन का लोन पेयर डोनेट होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन का डोनर एटम होता है। सो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जा रही हूँ स्प्लिटिंग बढ़ती जा रही है, यानी इधर की तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और इधर की तरफ आपका कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स होता है। NH3 मैंने आपको बताया था पहले भी बॉर्डर लाइन पर आता है, इससे पीछे के तो ज्यादातर सारे सभी वीक है। NH3 डिपेंड करता है मेटल +2 में या +3 में। इधर के जो लीगेंस है वो आपके कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंस है। याद करने के लिए कोई मुझे तो देखो एज इट इज याद है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई गाना आप बना सकते हो तो गाना बनाकर याद कर लेना। आई बिहार, जो भी आई बहार, कैसे भी याद करना हो। अब मैं यहाँ पे बैठ के कॉम्पोजिशन तो नहीं कर रही, मुझे तो एज इट इज याद है। आप आजकल बहुत स्मार्ट हो सारे के सारे, कोई निमोनिक बनाकर याद कर लेना, बट ये सीरीज याद होनी चाहिए। एक बार इस सीरीज को ध्यान से पढ़ो, कोशिश करो 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। चले एक और ऐड कर लेना यहाँ पर, EDTA 4- रह गया है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए I- Br-, जितने भी हेलाइड डोनर है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, इनके बीच में SCN- है। ये थायोसाइनेटो-S है, सल्फर इज द डोनर साइड, सल्फाइड आयन, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड्स है। हेलाइड डोनर के बाद आया हाइड्रोक्साइड, OH-, ऑक्सीजन डोनर एटम, ऑक्सलेट ऑक्सीजन डोनर एटम, वाटर ऑक्सीजन डोनर एटम, तो ऑक्सीजन डोनर्स वाले आए। उसके बाद नाइट्रोजन डोनर वाले NCS-, दिस इज थायोसाइनेटो-N। EDTA 4- में भी नाइट्रोजन वाली साइड से बात कर रहे हैं हम। NH3 में भी यहाँ से, EN में भी NH2 वाला लोन पेयर डोनेट होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम्स। CN- CO, ये याद रखो कि इधर के ये जो तीनों हैं ये आपके कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये बॉर्डर लाइन पर है, इसके पीछे के आपके कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स है। सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये हमने अपने मन से नहीं बनाई है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड सीरीज है, और इस सीरीज से ही हमें पता लगा कि भाई कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन वीक फील्ड है। जो ज्यादा स्प्लिटिंग करा रहा था, जैसे कि ये वाले जो थे, ये ज्यादा स्प्लिटिंग कराते थे, यहाँ पर डेल्टा नॉट का वैल्यू ज्यादा आता था, तो इनको क्लासिफाई करा गया स्ट्रॉन्ग फील्ड। जो पीछे वाले हैं उसमें भी देखो यार, आयोडाइड सबसे वीक है, फिर ब्रोमाइड है, फिर SCN- है, फिर क्लोराइड है, फिर सल्फाइड है, फिर फ्लोराइड है। तो वीक फील्ड में भी ऐसा नहीं है कि बोल दिए सारे वीक है, वीक में भी भाई वीकेस्ट है, फिर और उससे थोड़ा बेटर, उससे थोड़ा बेटर, ऐसे करते करते पूरी एक सीरीज बनाई गई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद होमवर्क, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो हमने ये फैक्टर्स तो मैंने बताए ही थे। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर मैंने अभी पीछे ही बताया था बेटा, चार्ज ऑन मेटल, यही था, चार्ज ऑन मेटल पे डिपेंड करता है। तो ये देखा गया कि अगर सेम मेटल है, M2+ के जो कॉम्प्लेक्सेस थे और जो M3+ के कॉम्प्लेक्सेस थे, सेम मेटल अगर 2+ में बना रहा है कॉम्प्लेक्स और सेम मेटल अगर 3+ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो देखा गया कि जो स्प्लिटिंग थी वो 50% डेल्टा नॉट, या फिर डेल्टा जो था, डेल्टा इज बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वो कितना था बेटा, देयर वाज अ 50% राइज इन स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग की जो वैल्यू थी वो कम से कम नहीं तो 50% का इंक्रीज था। मतलब अगर CONH3 होल 6 2+ में
कोबाल्ट 2+ में है, ठीक है। वेदर मेटल हैज चार्ज, वही है कि मेटल पे कितना चार्ज है, तो देखा गया सेम मेटल अगर +2 में, अगर कोबाल्ट 2+ में था और अगर कोबाल्ट 3+ में था, लिगेंड भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। तो देखा गया कि 2+ वाले से जब 3+ वाला था तो 3+ की CFSE वैल्यू इससे 50% ज्यादा थी। देयर वाज अ 50% राइज इन द वैल्यू। सो ऑब्वियसली बात है कि मेटल अगर +3 में होगा तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, क्योंकि मेटल पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा और लिगेंड आएगा नेगेटिव चार्ज, आयनिक इंटरैक्शन उनमें ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर था कि वेदर मेटल बिलोंग्स टू 3D 4D और 5D सीरीज। मेटल कौन सी सीरीज को बिलोंग कर रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। तो देखा गया कि 3D से 4D से 5D, अगर बेटा मेटल 3D से 4D में है, मतलब अगर मेटल 4D सीरीज का था तो देयर वाज अ 30% राइज इन CFSE, ठीक है। और अगर मेटल 4D से 5D सीरीज में जा रही हूँ, अगर 5D सीरीज का था तो देयर वाज अनदर 30% राइज इन डेल्टा, इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। मान लो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ले रहे हो, जैसे मान लो आयरन वाला ही ग्रुप ले लो, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। आयरन के कॉम्प्लेक्स के लिए मान लो लिगेंड भी सेम है, मान लो हम FeH2O6 2+ बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, अगर मेटल 3D सीरीज का था तो CFSE कम था। उसी ग्रुप में अगर मेटल 4D सीरीज का था तो 30% वैल्यू राइज हो गई रुथेनियम के लिए, और अगर ऑस्मियम के लिए आए तो 30% और राइज हो गई वैल्यू के अंदर। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि मेटल 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है, 5D सीरीज का है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है वो उस पर भी डिपेंड करती है कि मेटल कौन सी सीरीज का है। ऐसा नहीं है कि सब मेटल के लिए सेम आ रहा है, नहीं, सेम मेटल है, चार्ज अलग है, वैल्यू अलग है। 50% का राइज हो रहा है अगर 3+ में है। मेटल 3D से 4D में अगर मैं चूज कर रही हूँ तो 30%, 4D के बजाय अगर 5D का है तो अनदर 30% राइज का वैल्यू था। और तीसरा फैक्टर जो था वो आपका क्या था कि जो डेल्टा की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड्स, कि आपका लिगेंड कैसा है बेटा। लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है या लिगेंड आपका वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पर क्या होगी, दे कॉज मोर स्प्लिटिंग, ये ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज कराएंगे। और जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, दे कॉज लेस स्प्लिटिंग। इतनी बातें क्लियर है। सो डेल्टा नॉट की वैल्यू तीन मेन फैक्टर्स है। मेटल पे चार्ज कितना है, मेटल कौन सी सीरीज का है, और लीगेंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा लीगेंड है। इन तीन चीजों पर डेल्टा नॉट का, या डेल्टा, अभी तो मैं नॉट ही बात कर रही हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल फील्ड। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। चलो अब बात करते हैं, अब यहां से जो पोर्शन है वो न्यूमेरिकल का शुरू होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। सो अब हम कर रहे हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ CFSE। CFSE stands for crystal field stabilization energy। in octahedral field। हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है CFSE in octahedral field। CFSE in octahedral field is equal to -0.4 into N T2G। क्या होता है सब कुछ बता रही हूं।
+0.6 इंटू NEG। ठीक है, ये तो हमने पीछे डायग्राम में कराई था बेटा। -0.4 से T2G वाले एनर्जी में लोअर होते हैं और +0.6 से EG वाले एनर्जी में ऊपर होते हैं। सो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है? -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G। NT2G क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स। की कितने इलेक्ट्रॉन्स T2G में हैं उनको -0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड NEG क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स। और इस पूरे के बाहर यूनिट होगी डेल्टा नॉट। तो जो भी डेल्टा नॉट एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पूरी CFSE मिल जाती है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, इस फॉर्मूले पे तो जितने स्टार चार चांद तुमको बनाने हैं ना, सब बना लो, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हद जितनी होती है ना उतना इंपॉर्टेंट है। So this formula is very, very, very important. Crystal field stabilization and energy in octahedral field is equal to -0.4 into number of electrons in T2G plus 0.6 into number of electrons in EG। यूनिट में क्या आ जाएगा? डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है, तो जो भी डेल्टा नॉट तुमको अगर पेपर में डेल्टा नॉट का वैल्यू दिया हुआ है तो ये पूरा निकाल के डेल्टा नॉट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। अगर डेल्टा नॉट के टर्म्स में है तो डेल्टा नॉट रहने देना, अगर DQ की टर्म्स में है तो बेटा डेल्टा नॉट की जगह 10 DQ से वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हम करेंगे फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन। मैं सोच रही हूँ एक बार डायग्राम बना लेती हूँ, 3-4 के लिए उसको कॉपी कर दूंगी। ये आइडिया मुझे पहले आ जाना चाहिए था। चलो, यहाँ पे रखेंगे वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रली कर रहे हैं बेटा, हमने अभी टेट्रा पढ़ा ही नहीं है। और इधर की साइड रख रही हूँ मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D1 है। D के 5 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, तो मैं ये एवरेज एनर्जी वाला ले रही हूं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो 5 ऑर्बिटल्स थे ये किस में स्प्लिट हो जाते हैं बेटा? T2G में। डायग्राम थोड़ा और ऊपर बनाते हैं। T2G और EG। स्ट्रॉन्ग फील्ड भी हो बेटा, ऑर्बिटल तो ऐसे ही स्प्लिट करेगा, बस फर्क ये है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में जो डेल्टा नॉट का वैल्यू है वो ज्यादा होता है और वीक फील्ड में कम होता है। ठीक है, तो मैं पहले इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, हमें 4, मैं D1 to D4 करा रही हूं, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए, अब देखें जरा, D1 में एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, यही था आपका एनर्जी इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा था। अब जब D के ये 5 ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिट हो गए T2G और EG में, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे हिसाब से वो कहाँ जाना चाहिए? T2G में या EG में?
भाई रूल तो हमारे जो ऑफ बॉ थे, ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर ऑर्बिटल में जाएगा फिर हायर में जाएगा। हुन्स रूल क्या कहता था, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होगा फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि T2G एनर्जी में लोअर है तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी D1 कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन है, T2G में ही एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और तो कोई चॉइस नहीं है, ये लोअर है तो इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा। CFSE निकालते हैं इसके लिए। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, एक ही इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू EG में तो 0 इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब प्लस करने की जरूरत नहीं है। यानी CFSE कितना आ जाएगा बेटा, -0.4 डेल्टा नॉट की जो भी हमें सवाल में वैल्यू दे रखी है वो। μS निकाल लेते हैं। ये सारा हम ऑक्टाहेड्रल के लिए कर रहे हैं बेटा, ये फॉर्मूला ही ऑक्टा के लिए एप्लीकेबल है जो पीछे है। what we are doing is only for octahedral field right now. μS का फॉर्मूला क्या था, रूट में n इंटू n प्लस 2, यानी रूट में 1 इंटू 1 प्लस 2, यानी √3, यानी कितना आ जाएगा 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए भी CFSE सेम ही आएगा बेटा, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो -0.4 डेल्टा नॉट ही आएगा वैल्यू। बस ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए डेल्टा नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा, वो जो भी हमें सवाल में दे रखा है तो निकालेंगे, नहीं दे रखा छोड़ देंगे। और वीक फील्ड के लिए डेल्टा नॉट का वैल्यू कम होगा, बस यही फर्क है, बट आएगा तो यही दोनों के लिए। और μS भी सेम ही आएगा, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यही आएगा रूट में 1 इंटू 1 प्लस 2, यानी √3, यानी कितना आ जाएगा 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। दिमाग देख रहे हो, पता नहीं मेरे को ये पुरानी क्लासेस में कभी दिमाग में आया ही नहीं, मैं हर बार मेहनत करती थी। यही होता है, धीरे धीरे स्मार्टनेस आ जाती है। इतने पुराने पिछले साल के बैचेस में, लक्ष्य में, इस साल के परिश्रम में, और भी दुनिया जान के सारे बैचेस में आई यूज टू ड्रॉ। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं करी। कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। चलो D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। D2 का मतलब है बेटा जो मेटल के 5 d ऑर्बिटल है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वीक फील्ड लिगेंड में यही स्प्लिटिंग होगा T2G, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी स्प्लिटिंग तो यही होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में भरेगा तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों T2G में जाएंगे। CFSE निकालो यार, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो CFSE कितना आ जाएगा बेटा -0.8 डेल्टा नॉट। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी सेम ही आएगा, 1 और 2, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G विच आर 2, सो -0.8 डेल्टा नॉट। μS निकाल के बताओ भाई कितना आएगा, रूट में n इंटू n प्लस 2, यानी 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, मैं यही छोड़ रही हूँ या चलो कर देते 2√2, 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। यहाँ पर भी सेम ही आएगा μS, √8 यानी 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। तो D1 में दोनों में कोई फर्क नहीं आया, D2 में भी कोई फर्क नहीं आया। हाँ डेल्टा नॉट का जरूर फर्क होगा, ये मैं मना नहीं कर रही, बट वैसे CFSE का जो फॉर्मूला है वो सेम आ रहा है। μS पे ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आ रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं D3 कॉन्फ़िगरेशन पर। क्या कह रहे हो कि खुद सॉल्व करेंगे? ये ट्राई करो भाई। D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा वीक फील्ड में, और क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में। ट्राई करें बेटा CFSE निकालने की। वीक फील्ड में D में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तीनों इलेक्ट्रॉन पहले T2G में बेटा सिंगली ऑक्यूपाई होगा, पेयरिंग तो बात की बात है, वो D4 में सोचेंगे 1 2 3, और
तीनों इलेक्ट्रॉन्स T2G में ही जाएंगे क्योंकि पहले लोअर एनर्जी वाला सिंगली ऑक्यूपाई होगा। CFSE निकालते हैं। वीक फील्ड के केस में -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G 3 है, तो कितना आ जाएगा, 3 4 12, -1.2 डेल्टा नॉट। यहां पर CFSE अगेन सेम आएगा, -0.4 T2G में 3 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, -1.2 डेल्टा नॉट। म्यू एस कितना हो जाएगा बेटा, रूट में n यानी 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 2 5 3 15, रूट 15 बोहर मैग्नेटॉन। और यहां पे भी म्यू एस कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रही हूं, रूट 15 बोहर मैग्नेटॉन है ना। 3 3 9, 4 4 16, 3.89, 3.98 के मतलब 3.8 से लेके 3.9 के बीच का वैल्यू होगा, निकाल लेना, ठीक है। यानी D1 D2 D3 तक तो कोई फर्क नहीं पड़ पाया। फर्क कहां पड़ता है, D4 में। कहां फर्क पड़ता है बेटा, D4 में। भाई D4 में तो अब मेरे को सोचना पड़ता है। देखना कहानी यहां से बदलना स्टार्ट होती है। क्यों कहानी बदलेगी ये समझना। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले तो इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई हो गया, चौथे इलेक्ट्रॉन पर चॉइस है। क्या चॉइस है, वीक फील्ड में क्या होता है बेटा, जो गैप होता है ना T2G और EG के बीच का कम होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये जो गैप है, जो स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा होती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, खुद ही सोचो भाई, अगर T2G और EG में गैप ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड की केस में चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नीचे आके क्या हो जाता है, पेयर हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड तो वैसे भी यही करता था, पेयरिंग कॉज कराता था। सो D4 में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई हुए, चौथा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही क्या हो जाता है बेटा, पेयर हो जाता है। क्योंकि गैप इतना ज्यादा होता है कि चौथे इलेक्ट्रॉन पे मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऊपर जाकर EG में चला जाए, वो नीचे ही पेयर हो जाता है। पर वीक फील्ड में क्या होता है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, वीक फील्ड में पेयरिंग तो फेवर होती नहीं है। वीक फील्ड में क्या होता है, जो गैप होता है वो कम होता है, तो चौथे इलेक्ट्रॉन कहता है मैं पेयर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेयर करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, पर गैप कम होता है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड में कहां चला जाता है बेटा, EG में चला जाता है। सो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, इसको समझना। इफ डेल्टा नॉट इज मोर देन P, P क्या होता है आपका, पेयरिंग एनर्जी। P क्या है, पेयरिंग एनर्जी, which is basically the energy required to pair the electrons। ठीक है, तो अगर डेल्टा नॉट ज्यादा है, गैप ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए, बट जो गैप है, जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा है, then the fourth electron जो D4 का था, then the fourth electron enters into T2G orbitals and gets paired। ठीक है, such ligands which cause this, such ligands which cause this are termed as strong field ligands। यानी strong field ligands के केस में डेल्टा नॉट जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए एनर्जी कम चाहिए होती है।
पेयर कराने के लिए एनर्जी कम चाहिए, गैप ज्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि गैप इतना ज्यादा होता है। चौथा इलेक्ट्रॉन कह रहा है भाई मेरे बस की नहीं है ऊपर जाना, इलेक्ट्रॉन पेयर कराने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होती है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आकर पेयर हो जाता है T2G में। पर वीक फील्ड में क्या होता है बेटा, वीक फील्ड में इफ डेल्टा नॉट इज लेस, यानी गैप कम है, स्प्लिटिंग गैप कम है, और इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर कराने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, गैप कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है, भाई मैं पेयर तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे पेयर कराने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, है ना। तो वो क्या करता है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है, देन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां कूद कर चला जाता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू EG ऑर्बिटल्स। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है बेटा, EG ऑर्बिटल्स में चला जाता है। एंड सच लीगेंस जो ऐसा कॉज करते हैं, विच कॉज दिस, जो EG के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेज दे, पेयर ना होने पाए, आर टर्म्ड एज वीक फील्ड लीगेंस। यानी वीक फील्ड के केस में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, पर गैप कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि भाई मैं पेयर कैसे ही हूं, मुझे पेयर करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, पर मेरे पास एक चॉइस है, गैप कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है बेटा, EG में चला जाता है। और बस अब CFSE सेम नहीं आएगा दोनों का, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, यानी -1.2 प्लस 0.6 कितना आएगा बेटा, -0.6 डेल्टा नॉट आएगा। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो कितना आएगा, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, तो कितना हो गया बेटा, -1.6 डेल्टा नॉट। क्या आप देख पा रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड में ज्यादा आ रहा है, एक तो -1.6 ऑलरेडी ज्यादा, डेल्टा नॉट की वैल्यू वैसे ही ज्यादा होती है, यहाँ पे कम आ रही है, -0.6 आ रहा है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर CFSE का वैल्यू भी ज्यादा आता है। चलिए μs निकालते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, 1 2 3 चारों अनपेयर्ड है, तो रूट में 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 4 जा 24 बोहर मैग्नेटॉन। यहां पर μs निकालो बेटा, ये तो पेयर्ड है, यही 2 अनपेयर है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमने पहले भी करा था, मैग्नेटिक मोमेंट कम आता है, स्पिन की वैल्यू कम होती है, तभी स्ट्रॉन्ग फील्ड में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते थे। 2 ही अनपेयर्ड है, तो रूट में 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 2 जा 8, कितना आ जाएगा, √8, यानी यहाँ वैल्यू आएगी 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। यहाँ ज्यादा आएगा, 24 हो गया, 4.8 के करीब आएगा, 5 से थोड़ा कम होगा, ठीक है। सो D1 D2 D3 D4 हमने कर लिया। D5 भी एक बार मैं यही समझा रही हूँ। D5 में क्या होगा बेटा, 5वां इलेक्ट्रॉन आया, वीक फील्ड है, पेयर तो करा नहीं पाएगा, तो 5वां इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, CFSE निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे ही D6 छठा इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 सिंगली ऑक्यूपाई हो गए, अब यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे D6 आया, सिंगल सिंगल सिंगल, पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग, छठा इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, यहाँ पर पेयर होगा। D7 में सिंगल 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 सिंगल, पेयरिंग पेयरिंग। D7 में पेयरिंग अब हो चुकी, T2G तो पूरी तरह भर गया, अब 7वां इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ जाएगा, EG में जाएगा। ट्राई करके आना, मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल तो दे ही दिया है। तो होमवर्क मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में हम पूरी टेबल बनाएंगे, बट आई स्टिल वांट कि आप ट्राई कर कर आए। तो होमवर्क में आपको कैलकुलेट कर कर आना है CFSE crystal field stabilization energy and μs for
D5 से लेकर D10 कॉन्फ़िगरेशंस तक। बस इतना ही होमवर्क है। आप चाहें तो आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं कि हमारा ये CFSE वैल्यू आ रहा है, वीक फील्ड में स्ट्रॉन्ग फील्ड में, दोनों में निकालना है। जैसे मैंने अभी तक निकाला है बेटा, D1 से D4 तक का सेम आपको करना है, ठीक है। सो यू हैव टू डू द सेम फॉर D5 टू D10, D5, D6, D7, D8, D9, D10। सबका CFSE निकालना है स्ट्रॉन्ग फील्ड में, वीक फील्ड में। सबका म्यूएस निकालना है स्ट्रॉन्ग फील्ड में, वीक फील्ड में। नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे और फिर टेट्राहेड्रल फील्ड स्टार्ट करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको एक क्लास में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।